waiting for your confirmation. Is it visible? Okay. So now we have this chapter 11, which is input output organization. ठीक है. So input output organization में आप पढ़ते हो कि कौन कौन से आपके डिवाइसेस हैं, कैसे आपका सीपीयू इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है. इसमें से अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछूं कि क्या क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट वुड बी डीएमए. अगर हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है. उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आइसोलेटेड और इनपुट आउटपुट मैप्ड मेमोरी बस में क्या डिफरेंस होता है. सो ये दो क्वेश्चंस मेन बनते हैं. एंड अदर देन दैट वी माइट गेट समथिंग ऑन प्रायोरिटी इन कोडर एंड ऑल, बट सबसे इंपॉर्टेंट डीएमए होता है इसमें. ठीक है, अब उस तक पहुंचते हैं, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं. सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग. पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो फॉर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, विच आर यूजुअली कनेक्टेड टू डिफरेंट पोर्ट्स. तो जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग पोर्ट्स भी होते हैं. ठीक है, वहां पर आपका जो है कनेक्शंस किए जाते हैं. पर आजकल मैक्सिमम चीजें यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाती हैं, है ना. तो आप मैक्सिमम चीजों को यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो. बट पहले हमारे पास अलग पोर्ट होते थे, मॉनिटर के लिए अलग, कीबोर्ड के लिए अलग, माउस के लिए अलग. अब तो सब यूएसबी से हो जाता है. बस एचडीएमआई और लैन के लिए आपके पास अलग पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, सो आई सेड चारू, एक आपके पास डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट मैप्ड बस एंड आइसोलेटेड मेमोरी बस. ठीक है, वो भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे काम करता है. ठीक है, सो नाउ व्हेन वी हैव टू वर्क विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, ये आप इसको रीडिंग दे सकते हो. इन केस यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? ठीक है, सो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल्स. तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है यहाँ. ठीक है, among the most common peripherals are keyboard, display unit and printers. They provide auxiliary storage for the system are magnetic disk and tapes. So यहाँ पे peripheral device की definition है. इन्हीं devices को explain किया हो. ठीक है, सो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे आपके होते हैं. अब जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो आपके कैरेक्टर्स को हमेशा एस्काई में रिकॉग्नाइज करता है. तो एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो एस्काई के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं. एस्काई इज अ 7-bit कोड. ठीक है, 7-bit का कोड है, लेकिन मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट ही हमारी 8 बिट्स की होती है. इसलिए जब आपने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ी थी 5th चैप्टर में और 4th चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं. एक का नाम था INP और एक का नाम था आउट. हर रजिस्टर का साइज दिया हुआ था. इफ यू रिमेम्बर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितना था? 16 बिट्स का. एड्रेस रजिस्टर कितना था? 12 बिट्स का, क्योंकि 2^12 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस थी. लेकिन आपके इनपुट आउटपुट रजिस्टर कितने थे? 8 बिट्स के, ताकि वो एक एस्काई कैरेक्टर को स्टोर कर सके. सो वो 8 बिट्स के इसलिए होते हैं ताकि वो एक एस्काई कैरेक्टर को स्टोर कर सके. ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कोई पेपर में पूछता. बट बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ BCA स्टूडेंट, यू मस्ट नो कि 65 से लेकर 90 जो है वो डेसिमल वैल्यू है फॉर द एस्काई वैल्यू ऑफ A to Z. 97 to 122 होती है एस्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल A to Z. 0 to 9 जो है वो होती है 48 to 57. 32 is the space. ठीक है, सो यू कैन रिमेम्बर दैट इफ यू वांट, बट इस पे ऐसे कोई क्वेश्चन आर्किटेक्चर के पेपर में नहीं आता. फाइन, सो दैट इज योर एस्काई. सो एस्काई इज अ 7-bit कोड यूज्ड इन अ वाइट, क्योंकि 8 बिट आपकी सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया. अब बात क्या आती है कि भाई सीपीयू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस है. सो देयर इज अ huge difference between the speed of an electronic device and electromechanical devices. So the major differences which are there between the CPU and the devices is peripherals are electromechanical and electromagnetic devices, and their manner of operation is different from the operation of the CPU, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. ठीक है, अलग तरह के सिग्नल्स में कन्वर्जन चाहिए होती है. सो कन्वर्जन ऑफ सिग्नल वैल्यूज में बी रिक्वायर्ड.
then the data transfer rate of peripheral is usually slower than the transfer rate of CPU. तो उसको भी cope up करने के लिए कुछ चाहिए. Data codes and formats in peripherals differ from the word format. अब जो आपका ये है, इसमें जो डेटा है वो हमेशा 8 बिट्स का होगा, लेकिन सीपीयू एंड मेमोरी कुड बी 16 बिट्स, कुड बी मोर देन दैट ऑल्सो, 32 बिट्स भी हो सकता है. तो अगर मान लो 32 बिट्स का वर्ड है तो ये 4 लेटर्स पहले लेगा, चारों को कंबाइन करके फिर भेजेगा. तो दैट डिफरेंस हैज टू बी ओवरकम. The operating modes of peripherals are different from each other and must be controlled by some special control signals. So that is also has to be managed by the CPU. तो ये सब CPU मैनेज करे उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि CPU is much faster and devices are much slow. तो उसके लिए एक स्पेशल इंटरफेस यूज होता है जो कि बीच में एक ब्रिज का काम करता है. तो to resolve these differences, computer system includes special hardware components between the CPU and the peripheral to supervise and synchronize all input and output transfers. These components are called interface units because the interface between the processor bus and the peripheral device. तो वो आपके इंटरफेस का काम करते हैं. ठीक है. अब ये जो इंटरफेस का काम करते हैं वो हमारे पास हो गए. ठीक है, हर डिवाइस के पास अपना इंटरफेस है. इट्स बेसिकली जहां पे आपका ड्राइवर इंस्टॉल्ड होता है. सो हर डिवाइस का एक डिवाइस ड्राइवर होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं ना. सो यहाँ पर क्या है, इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल्स. A typical communication link between the processor and several peripherals is shown in figure 11.1 जैसे ये दिखाया. तो ये आपका प्रोसेसर है, ये लाइंस है, ये इंटरफेसेस हैं, ये डिवाइसेस है. जो बस है उसमें 3 लाइंस हैं. एक तो डेटा ट्रैवल करेगा आपका. ठीक है. अब प्रोसेसर ने किस डिवाइस के साथ काम करना है, फ्रॉम विच डिवाइस इट इज टेकिंग द इनपुट और टू विच डिवाइस इट इज गिविंग द आउटपुट, उसका एड्रेस लाइन पे होगा. कंट्रोल बताएगा कि रीड करना है, राइट करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें वहां पे. सो व्हाट ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म, दैट इज डिजाइंड ओवर हियर, दैट इज डिजाइंड एंड कंट्रोल ओवर हियर. ठीक है. सो input output bus and interface modules. A typical communication link between the processor and several peripherals is shown in figure this. The input output bus consists of data lines, address line and control lines. Right? So it's just explained. So this is how we connect. Now commands क्या हो सकती है. आपके पास control command है. It is issued to activate the peripheral and to inform it what to do. For example, a magnetic tape unit may be instructed to backspace the tape by 1 record or rewind the tape or start the tape moving in the forward direction. तो हम कमांड के थ्रू बताते हैं कि उसको करना क्या है. फिर आपके पास एक कमांड होती है स्टेटस कमांड, जिससे आप चेक कर सकते हो कि पेरिफेरल डिवाइस रेडी है या नहीं. ठीक है, बिफोर एक्चुअली इनिशिएटिंग द ट्रांसफर. आउटपुट डेटा है, causes the interface respond by transferring data from the bus into one of its registers. Consider an example with the tape unit. The computer starts the tape moving by issuing a control command. Then the processor monitors the status of the tape. अगर उसमें डेटा है तो उसके बाद वो उससे रीड या राइट शुरू कर सकता है. तो आउटपुट का मतलब है हम राइट कर रहे हैं, इनपुट का मतलब है हम रीड कर रहे हैं. ठीक है. सो वो हो गया आपका कि कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं. तो कंट्रोल सिग्नल्स हो सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए कि डिवाइस रेडी है या नहीं, कमांड देने के लिए कि डेटा को आउटपुट करो, या कमांड देने के लिए कि डेटा को इनपुट करो. अब फर्क क्या होता है इनपुट आउटपुट और मेमोरी बस में. In addition to communicating with input output, the processor must communicate with the memory unit. क्योंकि जो प्रोसेसर है वो तो सेंट्रल है ना, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट करना है और उसको रैम के साथ भी करना है. क्योंकि जो चीज आपके डिवाइस से आ रही है वो इवेंचुअली जाएगी तो रैम में, है ना. तो हम जो भी कुछ टाइप करते हैं, जो भी कुछ प्रेस करते हैं, वो डेटा पहले रैम में जाता है. अगर आप सेव करते हो तो वो हार्ड डिस्क में जाता है. जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है और आप टाइपिंग कर रहे हो, तो जब आप टाइपिंग कर रहे हो वो टाइप होके कहाँ पे रह रहा है, अभी रैम में ना. और जब हम सेव करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाएगा. सो CPU has to manage both. CPU has to manage the transfer from input output device as well as CPU has to manage the transfer from the RAM. तो इसके क्या ऑप्शंस हैं. अब इसको मैनेज करने के इसके पास 3 ऑप्शंस हैं. एक, यूज 2 सेपरेट बसेस, वन फॉर मेमोरी एंड द अदर फॉर इनपुट आउटपुट. कि 2 बसेस लगा लो, एक मेमोरी के लिए, एक इनपुट आउटपुट के लिए. अब आप ये बात मान लो कि आपके पास क्या है, आजकल स्कूल्स में कैम्ब्रिज बोर्ड बहुत आ गया, आपने सुना होगा तो, है ना. तो अब कोई भी स्कूल है उसके अंदर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है. तो बस से तो दोनों ही आते हैं.
तो एक तरीका क्या है कि भाई सेपरेट बस रखो, सीबीएसई वालों के लिए बस अलग है, कैम्ब्रिज वालों के लिए बस अलग है, स्कूल तो सेम ही है ना, जाना तो वही है, बट सीबीएसई की बस अलग है, कैम्ब्रिज की बस अलग है, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, यूज वन कॉमन बस फॉर बोथ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट बट हैव सेपरेट कंट्रोल लाइंस फॉर इच। ये जो काफी स्कूल्स कर रहे हैं वो क्या करते हैं, दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस रख देते हैं। सीबीएसई वाला जो है सुबह 7:30 बजे लगेगा, कैम्ब्रिज वाला जो है वो सुबह 8:30 बजे लगेगा, है ना। मैं अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो अब उसमें क्या है, बस तो एक ही है, वो पहले 7:30 वाले बच्चों को छोड़ देगी, फिर वो फ्री है, फिर वो 8:30 वाले बच्चों को छोड़ देगी, ऐसे ही छुट्टी के टाइम पे भी 1 घंटे का फर्क होगा। तो बस तो सेम है, लेकिन वी हैव सेपरेट कंट्रोल लाइंस, या कुछ डिफरेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल दे रहे हैं, है ना। तो वो चीज कर रहे हैं। तीसरा है यूज वन कॉमन बस फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विद कॉमन कंट्रोल लाइंस। तो इसमें क्या है कि भाई ना तो हम सेपरेट बस यूज कर रहे हैं, ना ही हम अलग अलग टाइमिंग यूज कर रहे हैं, हम कॉमन बस ही यूज कर रहे हैं जिसमें कंट्रोल लाइंस मतलब बच्चे सेम ही बस में हैं, सेम ही टाइम में है। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि सीबीएसई का बच्चा कौन सा है, कैम्ब्रिज का बच्चा कौन सा है, तो वहां पे हमने यूनिफॉर्म अलग कर दी। सो कैम्ब्रिज वालों को यूनिफॉर्म अलग दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी के एड्रेसेस अलग कर देंगे। तो आपके जो डिवाइसेस हैं उनको भी हम एड्रेसेस अलॉट कर देंगे, जैसे रैम को एड्रेसेस अलॉटेड है, तो वो स्पेशल एड्रेस अगर है मतलब वो डिवाइस है, अगर वो स्पेशल एड्रेस नहीं है मतलब वो रैम है। बट सेम बस, सेम कंट्रोल लाइन, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बिटवीन दी मेमोरी एज वेल एज इनपुट आउटपुट। तो एक तरीका है अलग अलग बस यूज करो, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं करते क्योंकि वो सबसे महंगा पड़ता है ना। दूसरा होता है कि बस कॉमन यूज करो लेकिन लाइंस जो है वो अलग अलग कर दो। और तीसरा होता है कि सब कुछ सेम यूज करो बट एक स्लाइट डिफरेंस से मैपिंग कर सकते हैं कि ये कमांड इनपुट आउटपुट के लिए है या मेमोरी के लिए है। सो सबसे पहला जो आपका मेथड है, इन द फर्स्ट मेथड the computer has independent set of data address and control buses, one for accessing memory and the other for input output. This is done in computers that provide a separate input output processor in addition to the central processing unit. जब सब कुछ ही अलग है, बस अलग है, एड्रेस अलग है, कंट्रोल अलग है, तो वो सीपीयू को भी बॉदर नहीं करते, वो कहते हैं जो इस चीज को देख रहा है उसको हम एक नाम ही दे देते हैं अलग से, आईओपी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। अब दूसरी जो आपके पास आती है ऑप्शन, वो क्या है, आइसोलेटेड वर्सेस मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। सो आइसोलेटेड में क्या होता है, इन द आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन the CPU has distinct input and output instructions, and each of these instructions is associated with the address of the interface register. When the CPU fetches and decodes the operation code of an input or output instruction, it places the address associated with the instruction into the common address line. At the same time, it enables the input output read or input output write control line. So इसमें क्या है कि बस सेम है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल लाइंस डिफरेंट है, इनपुट आउटपुट के लिए अलग से कंट्रोल लाइंस दी हुई है। सो आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट का मतलब है कि सीपीयू इज यूजिंग द सेम बस फॉर रैम एज वेल एज इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, लेकिन जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो अलग से दिए हुए हैं हमें इनपुट और आउटपुट के लिए। दिस इन्फॉर्म्स द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स दैट दे अटैच टू द कॉमन बस, that the address in the address line is for an interface register and not for the memory word. तो जब आपके इनपुट और आउटपुट सिग्नल ऑन होते हैं तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये जो एड्रेस है ये रैम के लिए नहीं है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए है, और फिर वो वहां चला जाता है, ठीक है। Whereas memory mapped में क्या होता है, so the isolated input output method isolates memory and input output addresses, उनके addresses बिल्कुल अलग होते हैं, so that memory address values are not affected by the interface address assignment, since each has its own address space, ठीक है। The other alternative is to use the same address space for both memory and input output. अब अगर आप same address space कर रहे हो, 12 bits का address ही आप use कर रहे हो, उसमें आपको रैम को भी रेफर करना है और उसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी रेफर करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है। हमने एड्रेसिंग मोड किया था, जैसे पहली बिट 0 होती है तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट मोड है, पहली बिट 1 होती है तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट मोड है। अगर इससे ज्यादा मोड्स आप रख रहे हो तो आपको ज्यादा बिट्स लेनी पड़ेंगी। वैसे ही जितने आपके पास डिवाइसेस होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे भी कुछ बिट्स हमें रखनी पड़ती हैं जो बताती हैं कि अगर मान लो पहली 3 बिट्स 000 है, सो इट इज द एड्रेस ऑफ सम इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर पहली 3 बिट 00 नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ रैम एड्रेस। कुछ ऐसी मैपिंग कर दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, the other alter this is the case in computers that employ only one set of read write signals and do not distinguish between memory and input output address. This is called memory mapped input output.
और इसमें होता क्या है, the assigned addresses for interface registers cannot be used for memory words, और जो memory words वाले होते हैं वो input output के लिए यूज नहीं हो सकते. तो we have fixed pattern of address for input output device and fixed pattern for the RAM, and वो interchangeably हम use नहीं कर सकते हैं. So in a memory mapped input output organization, there are no specific or input output instructions. The CPU can manipulate input output data residing in interface registers with the same instructions that are used to manipulate the memory words. Each interface is organized as a set of registers that respond to read and write requests in the normal address space. Typically, a segment of the total address space is reserved for your इंटरफेस रजिस्टर. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए रजिस्टर मतलब रिजर्व कर दिया जाता है. ठीक है, सो ये आपका छोटा शॉर्ट नोट में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड वर्सेस मेमोरी मैप. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड वर्सेस मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट. सो ये आप अपना 2 मार्क्स का 2.5 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस मच कैन कम. एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस करने की जरूरत नहीं है. So even if you don't give it a reading